अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। हम अपना फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन हैं उनमें अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके आंसर आपने किस तरह से करने हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन देखा था और इसकी रिसेम्बलेंस देखी थी विद ग्रुप 1A, 4A एंड 7A। तो हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आंसर मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में हैं तो काइंडली बुक से क्वेश्चन देख के उसके बाद आंसर को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये हम अपने टॉपिक में भी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो हुआ था चेंज ऑफ पीरियोडिक लॉ। चेंज ऑफ पीरियोडिक लॉ का क्या मतलब है कि मतलब जो पहले मेंडलीवियम में पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई थी वो एटॉमिक मास के बेस पे हुई थी, और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है। सेकेंड वन, एडिशन ऑफ ग्रुप 8A, मतलब कि जो नोबल गैसेस का ग्रुप था उसकी एडिशन हुई थी क्योंकि नोबल गैसेस जो है मेंडलीव के टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट थी बट मेंडलीव ने उन्हें एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया था। तो जो इनकरेक्ट पोजीशन थी उस कुछ एलिमेंट्स की उन्हें भी फिर एक ग्रुप को दो ग्रुप्स में सब डिवाइड करके और वैसे करके ठीक किया गया था। हम क्वेश्चन 5 की बात करें, how the classification of elements in different blocks help in understanding their chemistry. Starting from hydrogen, over 100 elements are constituted as electrons are accommodated into 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s and 3d orbitals one by one from lower to higher energy levels. ये इसके orbitals हैं जिनमें electrons की arrangement होती है. When elements with similar properties are arranged in columns, a periodic table of the elements is constructed. कि जब हम एक जैसी प्रॉपर्टीज के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन्हें सेम कॉलम में या सेम ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं तो हमें एक पीरियोडिक अरेंजमेंट मिल रही है एलिमेंट्स की। तो ब्लॉक्स को उसी बेस पे ब्लॉक्स की क्लासिफिकेशन की हुई है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ब्लॉक की क्लासिफिकेशन इस एटॉमिक ऑर्बिटल की बेस पे की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप्स? In the periodic law, the position of hydrogen is ambiguous, but generally it is placed at the top of group 1 above the alkali metals. This is because the electronic configuration of hydrogen is similar to alkali metals. It can be placed at the top of group 1A, 4 and 7A because of the similar properties with the elements of that group. की ये चीज़ हम अपने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। कि जो हमारा होता है आयनिक आयन, मतलब जो नेगेटिव आयन है हमारे पास उसका साइज जो है उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा क्यों होता है। ये चीज़ हमने जब हमने लेक्चर किया था तब भी डिस्कस किया था कि हो सकता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मतलब न्यू इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में ऐड हो रहा है तो उस वजह से एक न्यू शेल आ जाए, उस वजह से भी जो है इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। एंड देयर इज डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो सेंटर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनकी नंबर्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल व्हिच हैज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, द ऑर्बिट विल एक्सपेंड। जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें भी एंटर हो रहा है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर चार्ज जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी वजह से ऑर्बिट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज 72 pm while ionic radius of fluorine ion is 136 pm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड? इट इज ड्यू टू देयर इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज कर रही है और शील्डिंग इफेक्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर हम पीरियड में देखें तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता रहता है
और जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर रहा है या ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्डिंग है जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से अलोंग अ पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शोन विद अ पॉजिटिव साइन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन बताई हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम पहले एटम में ऐड करते हैं तो उस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है, और सेकंड केस में जब हम उसी नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स होगी, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम उस इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करवाएं। इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। उस केस में हमें जो एनर्जी है वो खुद देनी पड़ती है उस रिपल्सिव फोर्स को जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उसे ओवरकम करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होने की वजह से, एंड द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ periodic table are metal, the side non-metal out of the all the elements known as so far 82 are metals. Metallic character increase क्यों कर रहा है down the group because of atomic radii। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, explain the variation in melting points along the short period। Across the short period, the melting and boiling points of elements increases with the number of valence electron up to group 4 and then decreases up to the noble gases. Since carbon has maximum number of binding electrons, it has high melting and boiling point. That example is diamond. In each carbon atom is bound with 4 other carbon atom। यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि जो मेल्टिंग अलॉन्ग अ शॉर्ट पीरियड मेल्टिंग पॉइंट्स में वेरिएशन क्यों आती हैं। तो इसमें ये है कि शॉर्ट पीरियड में अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं शॉर्ट पीरियड्स में तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं अप टू ग्रुप 4। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो उन एलिमेंट्स में वो बॉन्डिंग भी ज़्यादा बना सकते हैं, नोबल गैस तक डिक्रीज करें तो अप टू द ग्रुप 4 जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी पे कम हो रही है। इसके एक रीज़न ये भी है कि जो स्टार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई द oxidation state of noble gases is usually zero, as the noble gases have a good balance of electrons in their valence shell। इनके outermost shell में 8 electrons present होते हैं, stable condition में होते हैं, तो it becomes very difficult to make them lose or gain electrons। तो अगर वो लूज या गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन जो उनका स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से जो नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पर डायमंड इज नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। तो डायमंड के केस में क्या होता है कि जो 4 बॉन्ड्स कार्बन बना सकते हैं वो चारों के चारों बॉन्ड्स बने होते हैं, यूज होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। फिर ग्रेफाइट के केस में सिर्फ 3 बॉन्ड कार्बन बना रहा होता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की brief reason for the following। D and F block elements are called transition element। The position of D and F block elements are in between S block and P block elements in periodic table। तो ये P और S block के बीच में है, तो इस वजह से इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन द S एंड P ब्लॉक। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। के बाद ऑप्शन बी, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कंट्रोल द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 6th and 7th पीरियड। ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है ग्रुप 6 में और 7th में। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि जो हमारे
सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें बॉन्डिंग होती है और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस वजह से जो साइज हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास, some melting and boiling points of the elements increases from left to right up to the middle of S and P block elements and decrease onward। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने बॉन्डिंग करनी है ग्रुप 1A से 4A तक वो इंक्रीज करते हैं तो वो रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड 4A के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं 4A तक 3, 2 और 1 बॉन्ड्स बना सकते हैं। इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं डिपेंड करते हैं अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इस वजह से मिडल तक जो है वो नंबर मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं देन डिक्रीजेस। Option D, the oxidation state vary in a period but remain almost constant in a group. Oxidation state depends upon the number of electrons in the outermost shell. Number of electrons remain same throughout a group, but it changes in a period. That's why oxidation number remains same in a group and variable in a period. Option E है, the hydration energies of the ions are in the following order. Aluminium is greater than magnesium is greater than sodium. Hydration energy depends upon charge to size ratio. Aluminium contains maximum charge among the given ions, so the minimum size of aluminium. So maximum hydration energy will also of aluminium, after that magnesium and then sodium. तो हाइड्रेशन एनर्जी है वो चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड कर रही है और सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे चार्ज देखें तो एल्यूमिनियम के पास है। इस वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। हमारा F पोर्शन है, आयनिक करेक्टर ऑफ लाइट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आयनिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस है 1.7 और मोर देन लाइट विल बी आयनिक। जो हमारे राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता रहता है। इस वजह से जो हमारे हेलाइट हैं वो इनकी वो डिक्रीज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। उसके बाद ऑप्शन जी है, अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देते हैं जिससे और केटाइन बन जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो उसे अब्जॉर्ब करता है और एक एनाइन बन जाता है जो बॉन्ड फॉर्म होता है ड्यू टू केटाइन एंड एनाइन। दिस इज ऑलवेज आयनिक इन नेचर। And question number 14, H part, although both sodium and phosphorus are present in same period of the periodic table, yet their oxides are different in nature. Na2 is basic while P3O5 is acidic in character। इसकी ये reason है कि sodium and phosphorus although belong to same period, but sodium is a metal while phosphorus is a non-metal. Metallic oxides when react with water it give base, and non-metallic oxide when react with water it gives acid. So sodium oxide is basic in nature while phosphorus oxide is acidic in nature। आई होप सो आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।